नमस्कार दोस्तों, मैं वरुण पवार आप लोगों का अपने इस चैनल पे जिसका नाम है गढ़वाली भुला पे फिर से स्वागत करता हूं। और आज ये वीडियो आप लोगों के लिए स्पेशल इसलिए है कि आपको स्वीडन के बारे में कैंडिड रिव्यू मिलेगा। यदि आप लोग स्वीडन आ रहे हो या आ चुके हो रिसेंटली, तो आप लोगों को शायद ये वीडियो हेल्प करेगी। मेरे साथ मेरे दो कलीग हैं, एक का नाम ये है योगेश, हेलो, और ये है हरीश, हेलो। ये दोनों मेरे रूम पार्टनर भी हैं और मैंने सोचा कि क्यों ना इनसे ही शुरू किया जाए। ये दोनों अराउंड 6 महीने पहले यहाँ पे आए हैं, तो इनसे शुरू करते हैं स्वीडन के बारे में क्या रिव्यू है इनका। तो योगेश, मैं आपसे शुरू करना चाहूंगा। जब आप इंडिया से यहाँ पे आए तो सबसे पहला आपको क्या डिफरेंस नजर आया जो आप जिंदगी भर ना भूल सको? ऐसा कोई डिफरेंस आपको नजर आया जो बिल्कुल एकदम से फटाक से फील हुआ? बिल्कुल वरुण। जब मैं इंडिया से यहाँ आया तो जो मेजर डिफरेंस था वो था वेदर का। जैसे ही मैं एयरपोर्ट से बाहर निकला, तो एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही मुझे ट्रेन लेनी थी यहाँ पे पहुँचने के लिए। तो ट्रेन लेने के लिए मुझे टनल में जाना था नीचे। तो जैसे ही मैं वहाँ पे गया तो मुझे इतना ठंडा फील हुआ कि जस्ट लाइक जैसे हम इंडिया में फ्रिज खोलते हैं और हाथ को फ्रिज के अंदर ले जाते हैं कुछ सामान ले जाने के लिए, तो ऐसा मुझे फील हुआ। मतलब वो ऐसा एक्सपीरियंस था कि मैं उसको भूल नहीं सकता। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस था वेदर का। सेकेंडली, जैसे ही मैं यहाँ पे रूम पे आ गया, रूम में पिक करने के लिए गए थे, तो ओवरनाइट यहाँ पे उसी टाइम स्नोफॉल हुई। जब मैं आया था उस दिन स्नो नहीं थी, लेकिन नेक्स्ट डे स्नोफॉल हो गया था। तो मैंने विंडो से नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उठ करके मैं देखा विंडो से बाहर, तो सब कुछ व्हाइट था। तो एक बार मुझे लगा कि ये व्हाइट क्या है, मुझे रियलाइज नहीं हो रहा था कि ये स्नोफॉल है। तो फिर मैंने ध्यान से देखा, ये तो स्नोफॉल हो रखी है। तो सब कुछ व्हाइट था, सारी छतें, सारे पेड़, सारी घास, सब कुछ ढकी हुई थी, सब कुछ व्हाइट ही व्हाइट था। तो वो एक बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था मेरे लिए। तो आगे चलते हैं। तो आप लोग अगर इंडिया से आ रहे हो तो ये मत सोचना कि गर्मी में आ रहे हो, आप लोगों को जैकेट बैग में रखनी पड़ेगी, हो सकता है कभी भी आपको निकाल के पहननी पड़े। तो अब चलते हैं हरीश तुम्हारी तरफ, आपको क्या पहला डिफरेंस नजर आया? जितना योगेश मैंने बोला था अभी तक, आई हैव एक्सपीरियंस द सिमिलर थिंग, बट एक एडिशनल ये मेरे साथ हुआ था कि जब मैं ट्रेन से बाहर उतरा एर्मल स्टेशन में, तो अचानक स्नोफॉल स्टार्ट हुआ। तो उससे आते आते इट वाज लाइक ए वेलकमिंग शावर। मतलब जब आप कोई नया जगह आते हो एंड देन वो कुछ और वेलकमिंग पार्टी जैसे दे रहा हो, तो यू फील एक्साइटेड, जैसे फूलों की बरसात होती है किसी के वेलकम करने पे, तो इनके लिए बर्फ की बारिश हो रही थी। एग्जैक्टली दैट। एंड देन इट वाज द मेमोरेबल इवेंट, तो व्हिच आई कैन नॉट फॉरगेट, बट दैट वाज रियली वेलकमिंग। सो इसका मतलब यह है कि आप दोनों का एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट सिमिलर था इन टर्म्स ऑफ कि जब आप आए और स्नोफॉल आपने देखी यहाँ पे। आई थिंक वो सेम ही टाइम था जब हम दोनों ही यहाँ पे आए थे। बिल्कुल सही। और इसके अलावा जैसे कि अब बात करें, हम आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चंस थे, उनको मैंने हालांकि नोट किया है, बट देखना जरूरी है, अदरवाइज क्वेश्चंस आपके कवर नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम लोगों के क्वेश्चंस आए थे वो कॉस्ट ऑफ लिविंग पे आए थे कि आप लोग इंडिया से यहाँ आ रहे हो और आपको कुछ सीटीसी मिला वहां पे। जैसे एज्यूम करो कि हाइपोथेटिकली बोल देता हूँ कि आपकी सैलरी 50,000 ऐसी के पर मंथ आपने कैलकुलेट करी, बट यहाँ पे आपको कितनी मिलने वाली है? पहली चीज तो यहाँ पे जो टैक्स है वो आप ये मान के चलो, साल में अगर आप काम कर रहे हो तो 7 महीने आप खुद के लिए काम कर रहे हो और 5 महीने आप गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हो, क्योंकि जो टैक्स स्ट्रक्चर है यहाँ का बहुत ही हाई फाई टाइप से है कि आपका मैक्सिमम यहाँ पे अमाउंट कट जाएगा। एग्जाम्पल, 50,000 आपकी सैलरी है तो आपकी जेब में 33,000 से 34,000 के बीच में आपको पैसा मिलने वाला है एससीके में मंथली। तो ये है यहाँ का जो आपके पास पैसा मिलेगा। अब हम ये बात करेंगे कि कॉस्ट ऑफ लिविंग कितनी है, कैसी है, ये मेरे साथ जो है यही आप लोगों को बताएंगे। तो आपको कैसा लगा कि आपके पास जो सैलरी आ रही है, आपका एक्सपेंसेस कितने हैं और कितनी सेविंग हो पा रही है? इस पे मैं कहूँगा कि जैसे हम लोग अभी शेयरिंग में रह रहे हैं तो हम थोड़ा ज़्यादा सेव कर पा रहे हैं, क्योंकि जो अपार्टमेंट का रेंट है वो भी काफ़ी हाई है। तो अगर आप इंडिविजुअल एक बंदा एक अपार्टमेंट में रहता है फैमिली के साथ में, या फिर अकेले भी रहता है, कुछ लोग अकेले भी रहते हैं जो शेयर नहीं करना चाहते, तो उनके लिए शेयरिंग करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन जो और सही योगेश ने जिस तरीके से कहा वो सही बताया बिल्कुल, क्योंकि मैं अपनी फैमिली के साथ भी रह चुका हूँ यहाँ पे। तो आप ये मान के चलिए कि अगर मैं ये मानूं कि 100% मेरे पास सैलरी है तो अराउंड मैं 20% ही सेव कर पाता था। और दूसरी तरीके से अगर मैं ये बोलूं कि अगर आपकी सैलरी इंडिया में आपकी सैलरी यहाँ पे 50,000 ऐसी के स्वीडिश क्रोना है मंथली, और आपको इंडिया में 1.5 लाख या 1.25 लाख के अराउंड आपको इंडिया में सैलरी मिल रही है, तो ये बेटर है कि आप इंडिया में ही रहें, वहां पे आप एक्सप्लोर करें। क्योंकि कंपैरेटिव अगर देखा जाए कि यहाँ का इन्फ्लेशन देखते हुए, यहाँ की कॉस्ट ऑफ लिविंग देखते हुए, आप ग्रोसरीज लेते हो, आप रेंट पे करते हो, टैक्स भी कटता है, तो ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए आप उतना ही पैसा बचा पाओगे। क्योंकि आपका आने जाने का जो ट्रैवल है वो भी इंक्लूड कर लिया जाए तो आप 1.5 से 2 लाख, 1.5 लाख मैक्सिमम आप बचा पाओगे इंडियन करेंसी में। अगर यहाँ पे हो 1.5 से मैक्सिमम आप 2 लाख के आसपास ही सेविंग हो पाती है, इससे ऊपर नहीं हो पाएगी। वो भी डिपेंडेंट होता है कि मान लो आप अकेले रह रहे हो या फैमिली के साथ रह रहे हो। और एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट है मेंशन करना कि यदि आप मियां बीवी दोनों कमाने वाले हो तो इससे बेस्ट ऑप्शन आपको नहीं, आप यहाँ पे आइए, दोनों जॉब करिए, तो आपका एक का पूरा सैलरी सेव हो जाएगा। तो मैक्सिमम लोग यहाँ पे हैं वो इस तरीके से ही करते हैं। वो यहाँ पे टैक्सेशन है ना, वो थोड़ा ज्यादा ही है कंपेयर टू व्हाटएवर यू सी इन इंडिया। बिकॉज यहाँ तो एवरेज में बोलूंगा तो ऑलमोस्ट 34 to 35% टैक्सेशन होता ही होता है। बट हाँ, आपको ये एडवांटेज मिलता है कि जो मेडिकल होता है या बच्चों की स्कूलिंग होती है या फैमिली मैन एंड देन आपको किड्स होता है तो उसकी सारा खर्चा उसमें हो जाता है। एंड देन
वो हर एक की लाइफ में वो मेजर कंपोनेंट के हिसाब से जाता है व्हेन यू आर इन इंडिया। तो हाँ, तुमने सही बात कही हरीश। स्कूलिंग की जहां तक बात है, क्योंकि मैंने अपनी बिटिया को भी स्कूल में रखा था यहाँ पे, तो एक चीज ये आप लोगों को इंपॉर्टेंट है कि अगर आपकी बच्ची जो है 3 साल से छोटी है, और जैसे कि हम इंडिया में अपने प्ले स्कूल में बच्चों को डाल देते हैं, यहाँ पे भी प्ले स्कूल है, लेकिन प्ले स्कूल में यह है कि उनकी फीस लगती है। आपकी जो सैलरी है उसका 3%, याद रखिए, आपकी सैलरी का 3%। एक और अजीब सी बात है कि अगर मियाँ बीवी दोनों कमाने वाले हैं तो दोनों की सैलरी 3% कटने वाली है। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आपकी सैलरी 30,000 है तो आपके 980 के वहां जाने वाले, और ऐसे ही वाइफ है उसके भी 980 के वहां पे जाने वाले हैं। ये है 3 साल तक। 3 साल से जैसे ही बच्चा ऊपर जाता है, जैसे कि हमारे उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास में से चला जाता है, तो वहां पे बच्चों की फीस नहीं लगती है। फिर ये बेनिफिट है स्कूलिंग के लिए। इसके अलावा कुछ चाइल्ड, ये लगा लो कि पेरेंटल बेनिफिट्स मिलते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है, आपको बताऊं मैं। पेरेंटल बेनिफिट में ये मिलता है आपको कि अगर पेरेंटल प्लस चाइल्ड बेनिफिट बोल दीजिए उस चीज को, बच्चे के लिए 625 SC के पर पेरेंट आपको चाइल्ड अलाउंस मिलता है मंथली। तो अगर 625 तुम्हें मिलेंगे, 625 तुम्हारी वाइफ को मिलेंगे, तो टोटल 1250 SC के मिलता है पर चाइल्ड। तो उसके लिए आपको बच्चे का रजिस्ट्रेशन, इनकी जैसे हमारी पेंशन, PF फंड, ये वाली ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वैसे ही इनकी फोर्स अकरिंग करके ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे जाके आपको ये डिक्लेयर करना पड़ता है कि आपके कितने बच्चे हैं, उनकी एज क्या है, क्या डेट ऑफ बर्थ क्या है, उस हिसाब से आपको वो पैसा मिलता है, आपके अकाउंट में डायरेक्टली बेनिफिट आ जाता है। वो मेरा क्वेश्चन है यहाँ पे, जैसे आपने भी बताया कि 1250 आपको पर फील्ड के हिसाब से मिलेगा, तो क्या वो वाइफ को भी काम करना जरूरी है? मतलब वाइफ इज वर्किंग है तभी वो मिलेगा, या फिर वाइफ इज हाउस वाइफ है तब क्या वाइफ को मिलेगा और आपको दोनों को मिलेगा, या कैसे कैसे होगा? करेक्ट, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। यहाँ पे बात होती है गार्जियन। अगर आप दोनों गार्जियन हो, आपने अपने आप को हाफ, मतलब ऐसा होता है ना, एक ऐसा होता है कि बोलता है कि मैं ही गार्जियन हूँ, दूसरा नहीं है, दूसरा नहीं पाल रहा उसको, मैं ही पाल रहा हूँ, और हम सेपरेट रह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि कल्चर आम है, बच्चे किसके साथ रहना चाहते हैं, तो ये आम कल्चर है कि बच्चे अगर बोल देते हैं कि मैं मम्मी के साथ रहना चाहता हूँ और पापा इज नॉट कंट्रीब्यूटिंग टू द गार्जियनशिप, तो उस केस में क्या होगा, माँ को ही पूरा अमाउंट दे दिया जाएगा। रही बात दूसरा जो आपने बोला कि नौकरी नहीं है तो भी मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। अगर आपकी वाइफ जॉब नहीं करती है, लेकिन जो पैसा मिलता है वो चाइल्ड के लिए मिलता है, पेरेंट्स के लिए नहीं मिलता है, वो चाइल्ड बेनिफिट है बच्चे के लिए। तो अगर दोनों गार्जियन हो आप, तो आपको इक्वल अमाउंट मिलेगा, डिवाइड होकर 625 आपको 625 मिलेगा, और अगर आप सिंगल गार्जियन हो तो आपको 1250 SC के मिलेगा। और इसके अलावा पेरेंटल बेनिफिट में ये भी है कि अगर आपका बच्चा स्वीडन में पैदा हुआ है तो इनको कुछ हॉलीडेज मिलते हैं, जैसे कि हॉलीडेज इन टर्म्स कि आप गवर्नमेंट से, सपोज करो आप ऑफिस से छुट्टी ले लेते हो, अगर आपने ऑफिस से छुट्टी लिया तो मान के चलो हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि उस दिन की आपकी सैलरी कट जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो लोग होते हैं मैक्सिमम वो डेली वेजर्स टाइप के होते हैं, वो जाते हैं, जो कहते हैं ना रोज कुआं खोदना और रोज पानी पीना, वो वाला हिसाब किताब होता है। आप जाइए, आप उस दिन का आपका पैसा मिलता है आपको। यदि किसी दिन आप ऑफिस नहीं जा पाते हो तो वो दिन गवर्नमेंट आपको पे आउट करती है उसके लिए। आपने की ऑर्गेनाइजेशन ने वो पैसा काट लिया, लेकिन आप गवर्नमेंट को बोलते हो कि उस दिन मैं अपने बच्चे की टेक केयर कर रहा था, तो वो पैसा गवर्नमेंट आपको देती है। और वो रूल डिपेंड करता है कि जैसे कि अगर बच्चा यहाँ पैदा हुआ है तो आपको मियाँ बीवी को मिला के दोनों को 400 छुट्टियां मिलेंगी ओवरऑल। 200 आपको मिलेंगी, 200 पेरेंटल लीव्स होती हैं। हाँ, तो 200 आप छुट्टियां लाइफ टाइम की होती हैं। लाइफ टाइम की, हाँ, ये नहीं है कि पर पर्सन होगा, पर बच्चा होगा। अब जैसे कि दूसरा बच्चा हो गया तो उसके भी आपको फिर 200 आपको मिलेंगे, 200 वाइफ को मिलेंगे, तो ये 400 लीव्स आपको ऐसे मिलती रहती हैं, और ये आप गवर्नमेंट से क्लेम कर सकते हो। और एक और चीज है कि ये 200 आप एक साथ भी क्लेम कर सकते हो। ओके, तो फॉर एग्जांपल कोई अभी कंटिन्यूअस है और उसके लिए आप लीव लेना चाह रहे हो, अब जैसे वाइफ है आपकी वाइफ जॉब नहीं करती है, तो आपकी वाइफ इसे पूरा क्लेम कर सकती है। आपकी वाइफ घर पे है, हाउस वाइफ है, तो 200 छुट्टियां उसके पास है, वो 200 के लिए क्लेम कर सकती है कि वो 200 दिन बच्चे की टेक केयर कर रही थी, गवर्नमेंट आपको उनको पैसा दे देगी। लेकिन हम तो जॉब करेंगे, तो या तो बच्चे की टेक केयर करेंगे या जॉब करेंगे, दोनों सेम टाइम पे तो हो नहीं सकती, इसलिए आप क्लेम कर नहीं सकते। जिस दिन आप छुट्टी करो, और एक अच्छी चीज और, आप अपनी छुट्टियां अपनी वाइफ को भी ट्रांसफर कर सकते हो। मान के चलो 400 छुट्टियां मिली हैं, 200 मेरे पास हैं, 200 आपके पास हैं, और एज्यूम यू आर माय वाइफ, 200 आपको मिली है, 200 मुझे मिली है, और मैं कह रहा हूं कि मुझे 200 छुट्टियां तो चाहिए नहीं, क्योंकि मैं तो ऑफिस गोइंग हूं, तो ऑफिस की जो एनुअल लीव्स हैं वही मेरे लिए काम चला देंगी। लेकिन जो मेरी 200 छुट्टियां मैं ये कर सकता हूं कि मैं आपको ट्रांसफर कर दूंगी और आप उसका बेनिफिट ले लो। ओके, ठीक है। होता है। एक मिनट, ये डाउट थोड़ा सा, वाइफ है वो हाउस वाइफ है, वो कोई जॉब ही नहीं करती, मैं जॉब करता हूँ, तो आपने बोला कि जो छुट्टियां वाइफ को भी मिलेंगी, तो वाइफ को छुट्टियां कहां से मिलेगी? आपको पहली चीज ये समझना पड़ेगा कि ये छुट्टियां नहीं है, ये आपकी चाइल्ड बेनिफिट है और पेरेंटल बेनिफिट है। ये गवर्नमेंट की साइड से है, ये गवर्नमेंट आपको देती है, ये गवर्नमेंट आपको देती है, एम्प्लॉयर का कोई लेना देना नहीं है। आपका पैसा कटेगा तो आप गवर्नमेंट से क्लेम कर सकते हो कि इस दिन मैं चाइल्ड की टेक केयर कर रहा था, तो कृपया मुझे रिइंबर्स किया जाए इतना पैसा। और उसमें भी कुछ है, प्रावधान है कि 80% मिलेगा या 70% मिलेगा, वो डिपेंड करता है कि उस समय क्या रूल है। ठीक है, तो ये बात हो गई है कि ये इंपॉर्टेंट था आप लोगों की जानना कि ये पेरेंटल बेनिफिट है। तो इसका जब आप यहाँ पे आओ तो आप जरूर फोर्स सकरिंग आसान में जाइए और वहाँ पे अपने बच्चों का रजिस्ट्रेशन जरूर करवाइए, और वहाँ से ये बेनिफिट आप जरूर लीजिए। आप यहाँ आगे 4 महीने हो गए, लेकिन 4 महीने बाद आप फोर्स सकरिंग में जा रहे हैं रजिस्ट्रेशन कराने, आप वहाँ पे एक डेट मेंशन करते हैं कि आप किस दिन आए और किस दिन से आपको ये बेनिफिट मिलना चाहिए, तो आपका जो पास्ट एरियर्स की टर्म में आपको वो अमाउंट आपको मिल जाएगा।
तो ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत जरूरी है, लोगों को ये चीजें समझ में नहीं आती हैं अक्सर। तो ये आपको फिर से एक बार बता देता हूं, अगर आपका बच्चा स्वीडन में पैदा हुआ है तो आपको ज्यादा गवर्नमेंट की तरफ से बेनिफिट मिलते हैं, वो इन टर्म्स ऑफ हॉलीडेज या पेरेंटल बेनिफिट जिसे कहते हैं कि 200 छुट्टियां मुझे मिलेंगी, 200 छुट्टियां वाइफ को मिलेंगी। अगर आपका बच्चा आउटसाइड ऑफ स्वीडन पैदा हुआ है तो उसको 100 ईच मिलेंगी, 100 मुझे मिलेंगी, 100 तुम्हें मिलेंगी। और वो जो ट्रांसफर है कि मैं इतनी छुट्टियां ट्रांसफर कर सकता हूं, तो वो भी लिमिट है उसमें कि मैं आपको खाली 10 छुट्टियां ट्रांसफर कर सकता हूं, ये और 200 वाली में मैं आपको 110 ट्रांसफर कर सकता हूं। तो वो डिपेंड करता है कि उस समय पॉलिसी क्या है, तो वो देखना जरूरी है। तो आपको फोर्स फैक्टरिंग कसान की जो वेबसाइट है, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट जो आपने टैक्स के बारे में बोला था, वो टैक्स का भी जो स्लैब है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल के दे दूंगा, आप वहां जरूर चेक करिए इस चीज को। और मेरी जो स्वीडन की पहले की जो रिव्यू है या स्वीडन की जो मेरी और वीडियोस हैं, वो देखने के लिए ये ऊपर जो लिंक है इस साइड में, इसको आप जरूर क्लिक करें। आगे बढ़ते हैं। ग्रोसरीज कैसी हैं, क्या है, खाने पीने में क्या क्या चीजें मिलती हैं, नहीं मिलती हैं, सब्जियों के बारे में आपके अगर कोई मनपसंद सब्जी है तो आप सुन लीजिए, मिलेगी कि नहीं मिलेगी। चलिए, तो मैं बताऊंगा इस पे कि जैसे इंडिया में हम लोग हरी सब्जियां बहुत ज़्यादा मिल जाती हैं, भिंडी और कटहल, ठीक है, जैक फ्रूट। तो जैक फ्रूट का मैं फैन हूँ और वो यहाँ पे मिलता नहीं है। और बहुत सारी जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं वो यहाँ पे नहीं मिलती हैं, क्योंकि यहाँ का कल्चर ऐसा है, मोस्टली लोग मीट ही खाते हैं, मतलब बीफ और चिकन वगैरह सब कुछ खाते हैं। तो अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो और आपको चिकन खाने में और बीफ खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये अगर आपके लिए मतलब फिर बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हर जगह आपको नॉन वेज मिलेगा, ग्रीन वेजिटेबल्स बहुत कम मिलती हैं। तो अगर कहा जाए आपको गोभी 35 SEK की मिलेगी 1 किलो, और 35 SEK का ही चिकन मिलेगा आपको 1 किलो, तो चॉइस आपकी है, आपको चिकन खाना है, गोभी खानी है, गोभी खानी है, प्राइस सेम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसमें मैक्सिमम जो सब्जियां हैं एशियन कंट्री से आती हैं, करेक्ट, ये सही बोल रहे हैं, और वो कॉस्टली होती हैं। आपको मिल जाएंगी, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेंगी, मिल जाएंगी आपको, थोड़ा कॉस्टली मिलेंगी। तो अगर आप मान के चलो कि हफ्ते में मतलब शौकीन है भिंडी खाने की, तो आप हो सकता है कि हफ्ते में 2 हफ्ते में एक बार भिंडी खाएं, या 3 हफ्ते में भिंडी एक बार खाएं, क्योंकि 90 से 100 SEK पर केजी करीब आपको भिंडी मिलेगी। तो यही रेट आपको जो हम कद्दू बोल देते हैं और घिया बोल देते हैं, इनके रेट भी ऐसे ही ऐसे मिलेंगे। तो ये तो हो गया हमारा सब्जियों के बारे में। ग्रोसरीज, इंडियन मसाले, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इंडिया से ऐसे मसाले भर भर के ना लाएं, क्योंकि सारे मसाले अगर आप ये सोच रहे हो कि यहाँ नहीं मिलेंगे, तो यहाँ आपको मिलेंगे। आपके आसपास यहाँ पे इंडियन स्टोर्स होते हैं, और प्लस आपके जो स्वीडिश स्टोर भी होते हैं, वहां पे भी मिलते हैं मसाले। आपको जस्ट नाम देखना है कि स्वीडिश में क्या बोलते हैं उसे, और वो आपको मिल जाएगा। एंड जितना भी हमारे लिए यहाँ पे इंडियन मसाला मिलता है, नॉट जस्ट इंडियन, यहाँ पे कई सारी पॉपुलेशन स्प्रेड हो चुकी है, प्रोबेबली फ्रॉम एशियन और मिडिल ईस्ट। तो इसके लिए ना ये खाने पीने के लिए मुझे इतना दिक्कत देखने में नहीं लगा, बिकॉज सिर्फ आपको ना ये थोड़ा एक्सप्लोर करनी है प्लेसेस जहाँ जहाँ क्या क्या मिलता है। ये मेरा एक ऑब्जर्वेशन है। तो आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे, हालांकि वीडियो काफी लंबी होने वाली है, पर आप बने रहें, हो सकता है कि आपके जो और क्वेश्चन है वो हम कवर कर पाए इसमें। लाइफस्टाइल के बारे में जानते हैं अब यहाँ पे। जैसे कि एक पॉइंट मैं बोलूंगा कि यहाँ पे लोग जो होते हैं काफी फिटनेस फ्रीक होते हैं। आपको भागते दौड़ते, चाहे बर्फ गिर रही हो चाहे बारिश हो रही हो, ये लोग आपको भागते दौड़ते नजर आ जाएंगे। और आप लोगों को कैसा लगा लाइफस्टाइल के बारे में? अगर ऑफिस भी बोले, ऑफिस को भी इंक्लूड कर लीजिए, घर को भी इंक्लूड, पर्सनल प्रोफेशनल, तो आपको क्या फील होता है कि लाइफस्टाइल कैसा है यहाँ का? लाइफ स्टाइल काफ़ी डिफरेंट है एज कम्पेयर टू इंडिया। बिकॉज यहाँ पे ऑफिस का जो टाइमिंग है वो सुबह 8 AM से स्टार्ट हो जाता है, और 8 AM मीन्स 8 AM जो एम्प्लॉई हैं वो ऑफिस के अंदर होंगे, अपने सिस्टम पर होंगे, ठीक है। उनकी मीटिंग्स 8 AM से स्टार्ट हो जाती हैं, और 5 PM और बिफोर 5 PM ऑफिस से लोग निकल जाएंगे। काफी पंक्चुअलिटी, हाँ बिल्कुल, एकदम लोग बिल्कुल पंक्चुअल हैं टाइम के। और 5 PM या 5 PM से पहले लोग निकलेंगे, और उसके बाद में वो अपनी जो टाइम है वो अपनी फैमिली को और अपनी पर्सनल लाइफ को देते हैं। तो वहाँ से निकलते ही मैंने क्या ऑब्जर्व किया है, लोग निकलने के बाद जिम जाएंगे, रनिंग करेंगे, और मतलब वो फिटनेस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। एंड इफ यू आस्क मी, मैं ना ये इंडिया में रहने के टाइम में मैं एक टर्म सुना था बार बार, वर्क लाइफ बैलेंस नाम पे। तो वो वर्क लाइफ बैलेंस की डेफिनेशन यहाँ पे परफेक्टली मिलता है। ये वरुण भाई अभी फ्यू मिनट्स पहले बोला था दैट व्हाटएवर द क्लाइमेट आउटसाइड इज, तो लोग आपको भागना दौड़ना या एक्सरसाइज करना आपको दिख ही जाते हैं। एंड देन व्हेन इट कम्स टू द क्लाइमेट, इन लोगों का मानना यह है कि द मोर क्लोजर यू गो टुवर्ड्स नेचर, वो आपको उतना मजबूत करेगी। एंड they try to implement that here. So that is also something which I found very much different from India. करेक्ट। एक पॉइंट मैं और ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि कल्चर की बात हो रही है तो यहाँ पे लोग जैसे लंच होगा तो लंच वो प्रॉपर टाइम लेंगे लंच का। लंच यहाँ पे 12 बजे होता है, तो 12 से 1 जो टाइम है वो लंच का टाइम है। उस टाइम में कोई मीटिंग नहीं होगी, कोई डिस्कशन नहीं होगा, मतलब ऑफिस का कोई काम नहीं होगा, वो लंच का ही टाइम है। बट इंडिया में ऐसा नहीं होता, लोग ऑफिस में हैं और लंच के टाइम पे भी लोग मीटिंग सेटअप कर लेंगे, लंच के टाइम में मीटिंग चल रही है, मतलब वो तो ये फोकस ही नहीं करते। तो ये कल्चर हमें चेंज करना पड़ेगा। एटलीस्ट हमें अपनी टीम से चेंज करना चाहिए। आप लोगों को अपने मैनेजर को बोलना पड़ेगा, कि देखो लंच लंच टाइम पे मीटिंग कोई मीटिंग ना हो। अपने मैनेजर को बोलना चाहोगे वीडियो के थ्रू?
मैं बोलना चाह रहा हूँ कि लंच टाइम पे मीटिंग सेटअप मत करना। ऐसे मेरे मैनेजर नहीं करते, लेकिन हाँ इंडिया के टाइम के डिफरेंस से कई बार हो जाता है। यस करेक्ट। कल्चर टू कल्चर ये डिपेंड करता है कि किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर है। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में इस टाइप का कल्चर, क्योंकि देखिए ये ऐसा नहीं है कि ये बॉटम अप अप्रोच होती है, टॉप डाउन अप्रोच होती है। हमेशा जो टॉप लीडरशिप होती है, अगर उनकी प्रेफरेंस ये होती है कि इस तरीके से चीजें अरेंज हो या इस तरीके से शेड्यूल हो, तो उस तरीके से चलती है। कभी बॉटम अप अप्रोच नहीं होती है। हर एक आदमी अपना लंच का टाइम अपने लिए सिक्योर करना चाहता है। तो आप लोग भी काम अच्छे करिए, डेडिकेटली करिए, बट अपने आप को प्रॉपर टाइम दीजिए जो भी आपका लंच का टाइम है। हालांकि यहाँ का कल्चर ऐसा ही है। एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे, मतलब मैं इंडिया, जैसे हम लोग इंडिया में हैं तो वहाँ पे लोग साइकिल चलाना ना अपनी वो समझते हैं कि मेरी बेइज्जती हो जाएगी, साइकिल चलाऊंगा मैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगर जो बहुत अमीर लोग हैं ना या गरीब हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि साइकिल गरीब चलाएंगे या अमीर सिर्फ गाड़ी में चलेंगे, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे सभी लोग साइकिल चलाते हैं, और साइकिल इसलिए चलाते हैं ताकि वो फिट रहें। एक और पॉइंट यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ मैं, ये जो नेचर की टॉपिक आया था हमारे लिए, एंड ये इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के हिसाब से नहीं देती है, एंड मोर ओवर कंपनीज आल्सो प्रमोट देयर एम्प्लॉइज टू यूज साइकिल्स, बिकॉज वो आपके लिए अलग से साइकिल्स प्रोवाइड करती है जब मान लो आपकी कुछ काम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, खाना पीना, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वाइडेस्ट एंड इंटरेस्टिंग। देखिए इंडियन रेस्टोरेंट यहाँ पे होंगे तो इक्का दुक्का कहीं पे भी होंगे, हाँ। कॉस्टली होंगे, और और हेलमेट में तो कोई इंडियन हेलमेट में यहाँ पे नहीं है। तो अगर आप अच्छे कुक हैं तो आप सब कुछ आपके लिए है। अगर अच्छे कुक नहीं है तो आप एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल आप लोगों के लिए यहाँ पे है। तो काफी लोग जब यहाँ आते हैं तो उन्हें कुछ नहीं आता, और जब वो इंडिया जाते हैं तो वो यहाँ से क्या सीख के जाते हैं, वो यहाँ से सब कुछ सीख के जाते हैं। खाने पीने में चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी, शाही पनीर, दाल मखनी, सब कुछ आप यहाँ पे बनाना सीख जाओगे, और अच्छे से सीख जाओगे कि इंडिया में आप अपना एक रेस्टोरेंट खोल सकते हो। तो यहाँ अगर आपको खाना बनाना आता है, कोई बर्डन फील नहीं होगा कि मुझे यार ये करना है, कोई प्रेशर फील नहीं होगा। आप हैप्पीली उसको बनाओगे और एंजॉय करोगे। बट हाँ, अगर आपको खाना बनाना नहीं आता है, इंडिया में भी नहीं बनाया है और यहाँ पर बनाना पड़ रहा है, क्योंकि ऑप्शंस यहाँ पर नहीं है। इंडिया जैसे नहीं है कि आपने जोमेटो से ऑर्डर कर दिया, स्विगी से ऑर्डर कर दिया, खाना डिलीवर हो गया, वो वाला सिस्टम नहीं है। सेकेंडली रेस्टोरेंट भी नहीं है, मतलब रेस्टोरेंट है बट वो स्वीडिश रेस्टोरेंट है, तो आपको स्वीडिश वाला वो सैलेड मिलेगा। तो मेरे को आइडिया है क्यों ना हम अपना एक रेस्टोरेंट खोल दें। बिल्कुल हो सकता है, किसने मना किया, खोल सकते हैं। एटलीस्ट हम लोगों को बनाना आता है, चलिए अच्छा खाना आप बनाना कमेंट कीजिए कि खोलना चाहिए कि नहीं खोलना चाहिए, उसमें डिपेंड करेंगे हम। एंड यहाँ पे ना एक और बात भी मैं ऐड करना चाहता हूँ, जब आप सब लोग सब सीख जाते हैं तो if you ask me, रिसेंटली रोटी बनाना सीख गया है। हाँ, बस ही, हम लोग ना यहाँ साउथ में रोटी कम खाते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी प्रेफर राइस ओवर चपातीस। यहाँ पे जितना भी अवेलेबिलिटी है, सो वी हैव एवरीथिंग अवेलेबल। और ये मत सोचना कि अरे यार हम दूसरी कंट्री में जा रहे हैं, राइस मिलेगा या सब्जी मिलेगा, वैसे कुछ नहीं है। आपको यहाँ सब कुछ मिल जाते हैं। द ओनली थिंग इज यू हैव टू पे अ लिटिल बिट हायर प्राइस, इतना ही है। गुड। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आप दोनों ने छोड़ दिया, पीने की बात जो थी वो। I'm out of it. इसके पेरेंट्स देखे होंगे शायद। नहीं, फिर भी आई डोंट एनीवे यहाँ पे कोई शर्म नहीं है। आपको यहाँ पे जो ड्रिंक्स हैं, यानी हम बियर्स की जो कैंस होती हैं, वो आपको नॉर्मली यहाँ पे स्टोर्स में मिल जाएंगी। जो उसमें अल्कोहल का कंपोनेंट होता है वो मिनिमम होता है 3.5% से नीचे ही होता है। तो आप चलते फिरते पी सकते हो, इसमें कोई शर्म नहीं है। और आपको खरीदने के लिए भी कोई अलग स्टॉक नहीं होती, जैसे इंडिया में अलग से ठेके होते हैं, वो सिस्टम नहीं है। आप ग्रोसरी स्टोर में जाओगे, वहीं पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे एक यह पॉइंट है जो कि इंपॉर्टेंट है कि आपको 3.5% से ऊपर की अगर अल्कोहल की कुछ वो लेनी है, तो आपको इनके ठेका जो यहाँ पे, जिसको ये सिस्टम बोला गेट बोलते हैं, इनका ठेका, वहां जाके आपको हर एक ब्रांड मिल जाएगी। और अगर आप स्वीडन में आए हो और अगर आपने ड्रिंक नहीं करी तो आप आइए मत। क्योंकि यहाँ पे आके भी अगर आपने ये काम नहीं किया, कोई सारी ब्रांड आप इंजॉय कीजिए, और सारी अफोर्डेबल है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल महंगी है। आपको यहाँ पे जो बियर की कैन है वो 10 एससीके की मिल जाएगी, ठीक है। 10 एससीके की कैन मिलेगी, और इतनी कैन दूध की भी मिल जाएगी, वो भी 10 एससीके की मिलेगी। तो आप दूध पिए, आप बियर पिए, आप ये दोनों सेम ही है। तो इसलिए जो अल्कोहल है वो आपको अफोर्डेबल मिलेगा, चीपर मिलेगा थोड़ा, और हर एक ब्रांड्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो आप आइए, आप एक्सप्लोर कीजिए, आपको जो पसंद है आप उस चीज को ले सकते हैं वहां से, स्टोर से जाके। नेक्स्ट उसमें चलते हैं। क्लाइमेट के बारे में जैसे कि बताया कि बड़े शॉर्ट स्पैन होते हैं, विंटर, स्प्रिंग, समर और ऑटम, ये सारे होते हैं, लेकिन 3-3, 4-4 महीने के लिए होते हैं। और जो यहाँ गर्मियों का टाइम जो होता है, मैक्सिमम आपको धूप जो नजर आएगी वो रात के 10:30 बजे तक आपको यहाँ पे धूप नजर आएगी, रात के 10:30 बजे तक। तो यहाँ पे लोग पर्दे बंद करके सोना पड़ता है, क्योंकि अदरवाइज आपको नींद नहीं आने वाली है। तो अभी समर का पीक चल रहा है, और अभी टाइम अगर मैं देखूं तो अभी 9:30 बज रहे हैं, और अभी भी मेरे सामने धूप चमक रही है बाहर। तो ये ऑलमोस्ट 10:30, 11 बजे तक चली जाती है। ये बहुत डिफरेंट है इंडिया में, अनलाइक हम इंडिया में देखते हैं। तो ये आपको एक डिफरेंस और नजर आएगा यहाँ पे। और सर्दियां कभी ऐसी हो जाती हैं, आपको हफ्ते लग जाते हैं कि आपको सूरज नजर आए हुए। तो ऐसा भी सर्दियों का मौसम यहाँ पे होता है। मौसम कभी भी हवा चलती है, कभी भी धूप हो जाती है, कभी भी बारिश हो जाएगी। तो ये बड़ा अनप्रिडिक्टेड है। तीसरी चीज कि यहाँ पे जो कपड़े होते हैं, ये लेयर्ड क्लोथिंग करनी पड़ती है, क्योंकि अगर आपने जैकेट पहन ली तो आपको गर्मी ज्यादा लगेगी, तो अगर आपने जैकेट उतार दी तो आपको ठंड लगेगी।
तो इसलिए आपको लेयर्ड क्लोथिंग पहननी पड़ती है कि एक उतारो तो अंदर ऐसा कुछ कपड़ा हो जो कि सूटेबल हो उस क्लाइमेट के लिए। फिर ये तो था क्लाइमेट के बारे में, इसमें ज्यादा कुछ बताने वाला नहीं, आप आइए आप खुद ही एक्सप्लोर करेंगे यहाँ पे तो आपको पता चलेगा। अब चलते हैं टाइम पास, वीकेंड्स कैसे गुजरते हैं हमारे यहाँ पे। तो झाड़ू पोछा कपड़े सफाई, ये एक बड़ा बड़ा पार्ट है टाइम का, जिसमें हमारा इसमें बहुत सारा टाइम चला जाता है। हाँ क्योंकि वीकेंड मिलता है तो वीकेंड में हमें साफ सफाई भी करनी होती है, क्योंकि ऐसा नहीं है इंडिया की तरह कि एक बंदा रख लिया, ठीक है, साफ सफाई के लिए मेड नहीं मिलती है, मेड नहीं मिलती है साफ सफाई के लिए या फिर खाना बनाने के लिए। आपको खुद ही करना है, खुद ही खाना बनाना है, खुद ही साफ सफाई करनी है, तो आपको खुद ही करना होगा। तो उसमें अच्छा खासा टाइम जाता है वीकेंड का। बाकी जो भी टाइम बचता है तो आप आसपास घूम सकते हो। आसपास घूमने के लिए लेके हम कभी लेक पे चले जाते हैं, और अगर कुछ लॉन्ग वीकेंड है, कुछ छुट्टी पड़ जाती है, तो आप बाई ट्रेन दूसरी कंट्री में घूमने जा सकते हो। यहाँ पे दूसरी कंट्री में जाने के लिए आप ट्रेन से, जैसे कि सपोज आप यूपी से दिल्ली चले जा रहे हो ना, तो सेम ऐसे ही आप दूसरी कंट्री में चले जाते हो। जैसे डेनमार्क पास की कंट्री है, तो आप 200 किलोमीटर जाओगे बाई ट्रेन और आपकी दूसरी कंट्री में आप चले जाओगे, तो दूसरी कंट्री में आप घूम जा सकते हो। एंड यहाँ पे मैंने एक ये वाला नोटिस किया था, पूरी यूरोपियन यूनियन में इट इज लाइक हमारे जितना भी स्टेट्स है उसी तरह यहाँ पे कंट्रीज को डिवाइड किया गया था। एंड जस्ट लाइक हाउ वी ट्रैवल बाय बस और बाय ट्रेन, और इवन यू कैन गो टेक योर कार एंड गो फॉर अ ट्रिप फॉर डिफरेंट कंट्रीज, वो भी अलाउड है। तो इट इज वेरी मच कन्वीनियंट टू विजिट दी नियर बाई कंट्रीज इन यूरोप। आप एक बार यूरोप आओ तो यू हैव एक्सेस टू द एंटायर कंट्रीज लिस्टेड इन द यूरोपियन यूनियन। आपको अलग से वीसा नहीं लेना पड़ता है और अलग से मतलब इन्फॉर्मेशन नहीं लेना पड़ती है दैट ओके इसके लिए हम अलाउड है या नहीं है, इतना डाउट्स रखने की जरूरत भी नहीं होती है। इसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि यहाँ पे इंडियन, अगर आप लोगों का कोई कम्युनिटी इंडियन है आसपास तो आप उनको ज्वाइन कर सकते हो। होली दिवाली जो भी फेस्टिवल होते हैं हमारे इंडियन, उनमें वो स्पेशल एक इवेंट रखते हैं जहाँ पे कि हम लोग, जैसे डांस का प्रोग्राम हो गया, खाना पीने का हो गया, एंजॉयमेंट का, सब डीजे वीजे सब ये प्रॉपर इवेंट ऑर्गेनाइज किए जाते हैं और उसमें हम लोग जाके एंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ स्वीडिश फेस्टिवल्स होते हैं, और वो जैसे कि यहाँ पे कॉमन कुछ पब्लिक प्लेसेस हैं, जैसे कि मैक्सिमम जगह पे यहाँ पे लोग सेंट्रम बोलते हैं उस एरिया को, वहाँ पे ये चीज़ें ऑर्गेनाइज होती हैं, डीजे नाइट्स होती हैं, और बैंड्स आते हैं, परफॉर्म करते हैं, और आप लोग अपने बच्चों को भी उन फेस्टिवल्स में पार्टिसिपेट करवा सकते हैं। तो वो सारा कुछ होता है, काफ़ी अच्छा होता है और काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड होता है। तो ये भी है कि वीकेंड्स में कभी, और मैक्सिमम टाइम पे ये वीकेंड्स में ही चीज़ें ऑर्गेनाइज होती हैं लोगों का टाइम देखते हुए। रिसेंटली एक एलिमेंट फंक्शन था तो वीकेंड पे ही था। तो योगेश, जैसे हम इंडिया में कभी आप बच्चों को लेके घुमाने लेके गए होंगे मेले में, तो वहाँ पे देखा होगा आपने कि वो चरखी भी चल रही है, वो ट्रेन भी चल रही है, घोड़े वाले भी चल रहे हैं, और मतलब बहुत सारी जो हम वहाँ पे मेले में जाते हैं तो वहाँ पे हमें जो छोटे छोटे बच्चों के झूले भी दिखते हैं, सब कुछ। तो उस तरह के सब चीजें यहाँ पर भी होती हैं। हाँ, तो ऐसे जो यहाँ पे फेस्टिवल्स इवेंट्स होते हैं तो वहाँ पे ऐसे छोटे छोटे इवेंट्स में ऐसे वेंडर्स आते हैं जो कि बच्चों के लिए पूरा एंटरटेनमेंट का वहाँ पे प्रॉपर साधन होता है। और अगर बड़े झूले चाहिए तो उसके लिए डेडिकेटेड एरियाज और डेडिकेटेड यहाँ पे प्लेसेस हैं, जैसे नजदीकी हमारे यहाँ पे डेनमार्क में है जिसको कि टिवोली बोलते हैं, वहाँ पे बहुत बड़े झूले हैं। तो ऐसे हैं डेडिकेटेड एरियाज हैं जहाँ पे प्रॉपर सिक्योरिटी, प्रॉपर सारी चीजें प्रॉपरली ऑर्गेनाइज है, मैनेज है, सब चीजों को ध्यान में नजर रखते हुए। तो ये तो था वीकेंड टाइम पास। और एक और चीज, समर में यहाँ पे समर पास भी ले सकते हो आप, जिसमें कि आप ट्रेन में, बस में, कहीं पे घूम सकते हो उस पास को लेके, और वो अफोर्डेबल होता है काफी, और ऑफर्स भी होते हैं उनके। अच्छा, इस पे एक पॉइंट ऐड करूंगा, क्योंकि अभी हम ट्रेन और बस की बात कर रहे हैं, तो जो भी टिकट आप लेते हो स्टेशन से, तो वो टिकट वैलिड होती है ट्रेन और बस दोनों के लिए। जैसे इंडिया में टिकट आपको ट्रेन की लेनी है तो ट्रेन के लिए ही वैलिड होती है, बस के लिए वैलिड नहीं होती, बट यहाँ पर वो दोनों में वैलिड होती है। राइट, आप उस एरिया में, जिस एरिया की आपने टिकट ली है, उस टिकट को बस में और ट्रेन में कहीं पर यूज कर सकते हैं। एंड एक और पॉइंट ये है कि आप यहाँ पे दो तरह के टिकट ले सकते हैं फॉर वन टाइम ट्रैवल। आप 24 आवर्स के लिए एक टिकट ले सकते हैं, सिंगल ट्रैवल के लिए एक टिकट ले सकते हैं। सिंगल ट्रैवल इसका मतलब यह नहीं कि सिर्फ 2 के लिए वैलिड है, बट उसमें एक टाइम दिया जाएगा, इतनी हार्डली 5 आवर्स 4 आवर्स ऐसे लिस्ट डाउन करके दे देगा। सो उसी टाइम में आप जाना और आना कवर कर सकते हो, तो आप बिल्कुल कवर कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देख लें, आपने कहा कि आपको फरीदाबाद से दिल्ली जाना है, आपने टिकट ले ली फरीदाबाद से दिल्ली की, और आपको टाइम मिला कि 3 घंटे तक ये टिकट वैलिड है, तो आप 3 घंटे में फरीदाबाद से दिल्ली, जस्ट लाइक अपना मेट्रो होता है, फरीदाबाद से दिल्ली और दिल्ली से फरीदाबाद आप आना जाना कर सकते हो उसमें, ऐसा टिकट पे आप कर सकते हैं बिल्कुल, लेकिन विद इन उस टाइम से। और जो टाइम है वो टाइम आपका बोर्डिंग टाइम होता है, यानी मान के चलो 3 घंटे का टाइम मिला है और आपके पास 10 मिनट रह गए उस टिकट की वैलिडिटी के लिए, और आप दिल्ली से ट्रेन फरीदाबाद के लिए पकड़ना चाहते हो वापसी के लिए, लेकिन 10 मिनट है, लेकिन 10 मिनट आप वो वैलिड 10 मिनट के लिए वैलिड है, लेकिन जो टाइम ट्रैवल है आपका वो करीबन मान के चलो 1 घंटा है। तो ऐसा नहीं होगा कि आपकी ट्रेन एक्सपायर होगी तो ट्रेन से आपको उतार दिया जाएगा, वो जो टाइम है वो आपका बोर्डिंग टाइम है, उस टाइम के दौरान आपको बोर्ड हो जाना है ट्रेन में। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये काफी लोगों को पता नहीं होता, और लोग क्या करते हैं कि टिकट्स पे टिकट्स बाय करते हैं, आने की अलग जाने की अलग, तो ये चीजें भी आपके लिए बहुत टाइम को कंसीडर करना है। अगर टाइम है आपके पास और टिकट उस टाइम के लिए वैलिड है, बोर्डिंग टाइम के लिए वैलिड है, तो आप उसी को यूज कर सकते हो, आपको अलग से टिकट लेने की जरूरत नहीं है। एंड एक और बात ये है कि आपको जब टिकट खरीदने के टाइम पे 2 या 3 लोग मिलके खरीदते हैं, आपको डिस्काउंट भी मिलेगा इसके ऊपर।
ओके, हाँ ये बहुत ग्रुप टिकट, ग्रुप हाँ, टिकट ग्रुप से टिकट, करते exactly। हैं। टिकट से बात आई कि एक दिन मैं मालमो में अटक गया था, तो आप लोग अगर आ रहे हो इंडिया से तो आप लोग ध्यान देना कि आप अपने पास कैश जरूर रखना, क्योंकि कभी कभी जो कार्ड होते हैं अपने, जिन फॉरेक्स कार्ड जो होते हैं इंडिया के, वो कई मशीनों पे यहाँ पे चलते नहीं है, या कोई भी आउट ऑफ सर्विस चला जाता है, या कोई सर्वर एरर होता है, तो कभी ये फॉरेक्स कार्ड आपका काम करना बंद कर सकता है, क्योंकि हमारे साथ हो चुका है। और उसके बाद आपके पास कोई, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप टिकट नहीं ले सकते हो। तो ये ध्यान में रखना आप लोग, आप आए तो फॉरेक्स कार्ड है आपके पास, बट आप एडिशनली अपने पास कैश जरूर लें वहां से। थोड़ा सा कैश, थोड़ा सा, इमरजेंसी के लिए। 500,000 ऐसी के काफी। एनीवे नेक्स्ट, ऑलमोस्ट हम अपने जो भी क्वेश्चंस थे हमारे, उनके हम बिल्कुल एंड पे पहुंच चुके हैं। हमारे पास लास्ट है बस कि यहाँ जो लोग रह रहे हैं, कि किस रेशियो में यहाँ पे लोग रह रहे हैं, कौन सी पॉपुलेशन कहाँ की है। तो जैसे कि बताया कि एशियन और मिडिल ईस्ट में हमारे ईरान, इराक और ये जो सऊदी और दुबई, इसके बाद अभी कुछ वॉर्स की वजह से यूक्रेन, जो लेबनन और कुछ सीरिया वगैरह उस कंट्री से भी लोग यहाँ रेफ्यूजीज के तौर पे आके रह रहे हैं, एंड स्वीडिश गवर्नमेंट इज वेरी सपोर्टिव टू देम। मुझे कभी कभी लगता है कि जो हमारे स्वीडिश लोग हैं यहाँ पे, वो माइनॉरिटी हो चुके हैं उनके लिए स्पेशल रिजर्वेशन देना चाहिए। बट ये सारी चीजों को नजरअंदाज करते हुए मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि यहाँ के लोग बड़े प्यारे होते हैं, बहुत अच्छे से बात करते हैं। जैसे कोई ईगो, कोई ग्राविंग्स कुछ नहीं होता उनका, वो आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड जो आप बात करेंगे वैसे आपसे ट्रीट करते हैं, प्यार से ट्रीट करते हैं। और इसका परफेक्ट एग्जांपल आप ये देख लेंगे, जब आप कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस में जाएंगे तो वहां पे आप जाइए, आप अपने आप नंबर का वेट कीजिए, और आपको जो ट्रीटमेंट मिलेगा वो इतना डिफरेंट होगा कि आप ये बोलोगे कि यार मैं कहाँ आ गया हूँ। जैसे आप इंडिया में जाते हैं किसी गवर्नमेंट ऑफिस में, तो आपका पूरा दिन वहां निकल जाता है, लेकिन आपका काम नहीं होता है। ये बेकार चीज है, लेकिन इसको करेक्ट करने की जरूरत है। मुझे लगता है कि ये बहुत जल्दी सुधरने वाला है इंडिया में, क्योंकि जो यंग जनरेशन है वो काफी पंचुअल होगी और वो काफी इन चीजों को वैल्यू देने लगी है, टाइम को। तो इस पे मैं ना एक अपना रियल जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करना चाहूँगा। जैसे ही मैं यहाँ पर आया था तो मुझे अपना बैंक अकाउंट ओपन कराना था। तो बैंक अकाउंट ओपन कराने के लिए मैं गया, बैंक गया, मैंने टोकन लिया, टोकन का मैं वेट कर रहा था। तो विदिन 5 मिनट मेरा नंबर आ गया था। उसके बाद एक एग्जीक्यूटिव अलाइन हुआ मेरे से, और उसने मेरे से डॉक्यूमेंट लिए। मैंने उसको कहा कि मेरे को ना मेरे पास नंबर अभी नहीं है, यहाँ बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए आपको पर्सनल नंबर की जरूरत होती है। तो वो मेरे पास नहीं था उस टाइम, तो मैंने टेम्पररी बैंक अकाउंट ओपन कराया था। तो विदिन 20 to 25 मिनट भी शायद नहीं लगे होंगे, उन्होंने मेरा बैंक अकाउंट ओपन करके और दे दिया, डॉक्यूमेंट दे दिया। तो ये बड़ा क्विक था और बहुत ही हम्बल और पोलाइट लोग थे। तो दोस्तों, हम अपने इस वीडियो में जो सारे क्वेश्चन हमने ऑलमोस्ट कवर कर लिए हैं। यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो आप बिल्कुल शर्माइए मत, आप कमेंट में नीचे कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी है आपकी, या तो मैं आंसर कर रहा हूँ, या ये दोनों आंसर कर रहे होंगे, या फिर जो मेरे और सब्सक्राइबर्स हैं वो आप लोगों को आंसर जरूर करेंगे। तो मैं वेट करूंगा आप लोगों के क्वेश्चंस और क्वेरीज का नीचे इनबॉक्स में। तो ये वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं। ऐसी और वीडियो के लिए आप देखते रहिए और जुड़ते रहिए मेरे इस चैनल से, जिसका नाम है गढ़वाली भूला। तो आप दोनों का शुक्रिया इस वीडियो में आने के लिए। चलिए मिलते हैं आपसे फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।